हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है। ठीक है, जब भी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो देखिए, प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अगर बात की जाए उसमें बोल क्या रहा है, आइए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1। और ये प्रमेय 6.1 कौन सी है भैया? थेल्स प्रमेय। कौन सी है? थेल्स प्रमेय। यानी कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा। समझिएगा, अगर ऐसे सवालों को करना है जैसे जैसे बोलते जाए, अगर डायग्राम चित्र नहीं दे रखा है तो जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज, तो बना लो पहले एक त्रिभुज। तो एक त्रिभुज पहले सबसे पहले अब बना लो। तो ये बना ले हमने क्या, एक त्रिभुज। ठीक है, ये बना ले एक त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बना लिया। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक भुजा ले लो। ठीक है, कि भुजा, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि कोई एक भुजा के मध्य बिंदु, तो कोई भी एक भुजा ले लो। तो मैंने एक भुजा ले ली ए बी और इसका ले लिया एक मध्य बिंदु यहाँ पे बीचों बीच। मध्य बिंदु का मतलब क्या है? बीचों बीच होगा, ये ए बी के बीचों बीच होगा। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर, अब इस मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, होकर दूसरी भुजा के समांतर, देखो ध्यान से समझना, इस रेखा पे मध्य बिंदु लिया है। अब इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्वित करती है। यानी कि जब आप इस बिंदु से रेखा खींचोगे, इस तरीके से आप जब एक रेखा खींचोगे सीधी, ठीक है, इस तरीके से जब आप रेखा खींचोगे, समझना ध्यान से, तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब जो रेखा खींची है किसके समांतर खींची है? बीसी के। किसके समांतर खींची है? इस बीसी के समांतर खींची है। ठीक है, तो ये रेखा जो हमने बीसी के समांतर खींची है, तो ये तीसरी भुजा यानी कि एसी को समद्विभाजित करती है। हमें यही तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि ये भुजा ली, कि मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु लिया, से होकर, इसे से होकर एक रेखा खींची दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा बची कौन सी? ये वाली, यानी कि एसी को समद्विभाजित करती है। हमें ये सिद्ध करना है। और इसने बोला है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी कक्षा 9th में भी इसको आप सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देते क्या है, तो वो भी, लेकिन किसका प्रयोग करना है? थेल्स प्रमेय का, ध्यान रखना। तो करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे जो दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है वो समझिए। दिया है, दिया है, क्या दिया है? तो सपोज कीजिए जो ए बी भुजा है, यहाँ पे ए बी को डी पर काट रही है ये रेखा, तो यहाँ पे ए सी को ई पर काट रही होगी ना। और ये जो है किसके समांतर बोल रहा है? इसके बी सी के, यानी कि जो डी ई है किसके समांतर दे रखी है भैया? बी सी के समांतर दे रखी है। ठीक है, इसमें एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है? उसने बोला है कि मध्य बिंदु, यानी कि ए बी पे है, ये जो बिंदु है बीचों बीच है, यानी कि मध्य में है। अगर बीचों बीच में है तो इस ए बी के दो बराबर टुकड़े कर रहा है, यानी कि दो बराबर टुकड़े कर रहा है। यानी कि जो एडी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टुकड़ा है वो टुकड़ा किसके बराबर होगा? डीबी टुकड़े के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, है ना। तो ये भी तो उसने दिया है इनडायरेक्टली। तो एडी बराबर किसके दिया है भैया? डीबी के। ये दिया है हमें। समझे क्या नहीं समझे? आप बोलोगे सर हाँ समझ आया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, जो हमें दे रखा है वो हमने लिख लिया, लेकिन सिद्ध क्या करना है हमें? और जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि तीसरी भुजा यानी कि एसी समद्विभाजित करती है ये रेखा। तो यानी कि समद्विभाजित कर रही है अगर इसको, तो ये ए किसके बराबर होगा? ईसी। तो ये दोनों टुकड़े क्या होंगे? बराबर होने चाहिए, यानी कि ए ई बराबर सिद्ध करना है ईसी के। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे सर हाँ समझे। अब देखिए,
तो हमें पता है, अब लिखेंगे क्या, उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति, यानी कि इसका प्रूफ देते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है त्रिभुज एबीसी की। त्रिभुज एबीसी में, अगर त्रिभुज एबीसी में उसने दे रखा है हमें क्या, डीई समांतर है बीसी के। जब भी हमें समांतर देता है रेखा, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि डीई समांतर है अगर बीसी के, डीई समांतर अगर बीसी के, तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एडी ऊपर का हिस्सा बटे नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा यानी कि एडी बटे नीचे का हिस्सा यानी कि डीवी बराबर होगा इस साइड के ऊपर का हिस्सा बटे नीचे के हिस्से के अनुपात के, यानी कि एई बटे ईसी। तो ये दोनों यानी इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये बोलती है थेल्स प्रमेय। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। आप बोलो हाँ सर क्लियर है। अब क्या है, सवाल में कुछ भी नहीं बचा है, सवाल हो गया खत्म। तो इसको मान लो नंबर 1, इसको मान लो नंबर 2। ठीक है, अब आप एक चीज समझो यहाँ पे, तो हमें एडी बराबर है डीबी के। एडी किसके बराबर है भैया, डीबी के। तो क्या मैं यहाँ पे एडी बराबर डीबी नहीं रख सकता, तो एक व दो से अगर मैं बात करूं, एक व दो से, तो आप देख पा रहे हो, तो एडी बराबर डीबी है। तो अगर यहाँ पे एडी का मान डीबी नहीं रख सकता, आप बोलोगे सर हाँ रख सकते हो। तो एडी का मान यहाँ पे रखो डीबी, तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में डीबी बट्टे क्या हो जाएगा, डीबी, और बराबर में क्या है, ए बट्टे ईसी। यही तो है, बराबर में यही है ना। अब देखो आप, तो डीबी से डीबी कट गया भैया, सेम सेम। तो क्या आ गया, एक बट्टे एक बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब आप कैंची गुणा कर लो, इसका इसमें कैंची गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए ई बराबर इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, ई सी। क्या हमें यही लाना था, तो हमें सिद्ध क्या करना था, ए ई बराबर ई सी। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है बस, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इससे आसान तो क्वेश्चन है ही नहीं प्रश्नावली। समझे कि नहीं समझे, तो इस तरीके से बस आपने एक डायग्राम बनाना है, और इस तरीके से आपको थेल्स प्रमेय लगा के सिद्ध कर देना है बस। लेकिन इसका यूज होगा बराबर का, यहाँ पे बराबर आपको रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो कभी नहीं कर पाओगे इसको सिद्ध। समझे कि नहीं समझे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से करना, बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप खुद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा है। ठीक है, क्या है, उल्टा। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि प्रमेय 6.2। अब प्रमेय 6.2 क्या है, प्रमेय 6.1 तो थेल्स प्रमेय है, लेकिन 6.2 जो है थेल्स का विलोम है। थेल्स का विलोम है, यानी कि थेल्स की विलोम प्रमेय। ठीक है, ये का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना लो, क्या दिक्कत है। तो ये बना लिया हमने त्रिभुज एबीसी। तो ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, कोई भी दो भुजा ले लो, मैंने ए बी और ए सी ले ली। ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, और इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु का मतलब क्या है, तो बीचों बीच। तो इन दोनों भुजाओं के मैंने मध्य बिंदु लिए, ए बी का मध्य बिंदु लिया डी, और ए सी का मध्य बिंदु लिया ई। तो दोनों मध्य बिंदु है ये। ठीक है, बीचों बीच बैठे हैं, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा, ठीक है, यानी कि डी रेखा, तीसरी भुजा यानी कि बीसी। अब इन दो भुजाओं पर मध्य बिंदु लिया है, तो तीसरी कौन सी बची, फिर बीसी, है ना, बीसी बची ना। तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा बीसी के समांतर होती है, हमें ये सिद्ध करना है। यानी कि डीई समांतर सिद्ध करनी किसके, बीसी के। ठीक है, तो याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर से करते हैं। ठीक है, आओ। तो अभी क्या था, अभी तो ये समांतर दे रखा था, और हमें समद्विभाजित यानी कि सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ पे अब हमें समांतर सिद्ध करना है, समद्विभाजित दे रखी है दोनों भुजाएं। समझे कि नहीं समझे, तो उसका उल्टा है ना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो करते हैं, फिर क्या दिक्कत है, देखो। तो लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, समझिएगा ध्यान से। अब मैं, जो डी है, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी ए बी का मध्य बिंदु है ना। तो एडी, एडी
ये अगर डी मध्य बिंदु है तो ये दोनों टुकड़े क्या होंगे आपस में बराबर, यानी कि एडी बराबर होगा डीबी के। एडी किसके बराबर दे रखा है, डीबी के। ऐसे ही ई अगर मध्य बिंदु है एसी का तो ए ई बराबर दे रखा है ईसी के, ए ई बराबर दे रखा है ईसी के, है ना। क्यों भाई, डी जो है मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु किसका, ए बी का, इसलिए ही तो है ए बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ई मध्य बिंदु है ई सी का, मध्य बिंदु है किसका भाई, ए सी का, इसलिए तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि डीई समांतर है बीसी। हमें सिद्ध करना है डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, आओ करते हैं। तो लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि त्रिभुज एबीसी में आप देख पा रहे हो क्या कि डी जो है मध्य बिंदु है भैया, डी मध्य बिंदु है ना। हमें पता है कि त्रिभुज एबीसी में ये दोनों क्या होंगे बराबर, क्यों, डी मध्य बिंदु है एबी का, यानी कि एडी बराबर है डीबी के। क्यों, क्यों भैया, डी मध्य बिंदु है ना, डी मध्य बिंदु है किसका, एबी का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे ए बराबर है ईसी के, मध्य बिंदु है एसी का ई, इसलिए ठीक है। एक चीज समझो यहाँ पे, तो हमें लाना है डी समांतर बीसी के, और समांतर सिद्ध करने के लिए भैया थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करते हैं, उसने बोला भी है कि इसका प्रयोग करो। ठीक है, अगर हमें थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना होता है तो हमें अनुपात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अनुपात, वो भी किसका, हमें डी समांतर सिद्ध करना है बीसी के, तो डी किसके समांतर है, बीसी के, तो इन दोनों भुजाओं का क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि एडी बट्टे डीबी, यानी कि ये जो है एडी बट्टे डीबी, डीबी बराबर होना चाहिए ए बट्टे ईसी। अगर ये सिद्ध कर दिया हमने, अगर हम ये ले आए कि एडी बट्टे डीबी बराबर है ए बट्टे ईसी, तो हम यहाँ पे क्या लगा दें, थेल्स विलोम, और बोल देंगे डी समांतर है बीसी। बस हमें ये लाने फोकस करना है। तो अब ये सोचा करो कि अगर मुझे थेल्स विलोम लगानी है तो मुझे लाना क्या है, आपको ये लाना है। ठीक है, तो एक चीज समझिए, तो मुझे चाहिए एडी बट्टे डीबी, एडी बराबर डीबी तो है यहाँ पे, लेकिन मुझे चाहिए एडी बट्टे डीबी। समझे कि नहीं समझे, एक चीज समझिए, तो यहाँ पे डीबी के गुणा में भाई एक तो एक होगा ना, किसी भी संख्या के गुणा में तो एक तो होता ही है, एक तो होता ही है। जब आप डीबी को इधर लेके आओगे, यानी कि एडी, जब डीबी इधर से इधर आएगी तो ये भाग में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और उधर क्या बचेगा, फिर एक बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बोलो सर हाँ बचेगा, क्योंकि उधर एक ही बचेगा ना, ये डीबी किसके गुणा में, एक के में, और एक तो हर किसी की संख्या गुणा में होता है, तो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखो एडी बट्टे डीबी ले आए, ठीक है, ले आए कि नहीं ले आए। तो इसी प्रकार से हमें दे रखा है क्या, ए ई बराबर है ई सी, ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्यों बराबर है भैया, क्योंकि जो ई है, ई है मध्य बिंदु है ना, ई मध्य बिंदु है किसका, किसका, एसी का। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे ईसी को अगर मैं इधर ले आऊं तो ए ई, ईसी अगर इधर आ गई तो उधर क्या बचेगा भैया, एक बचेगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप इसको मान लो एक, इसको मान लो दो। अब देखो एडी बट्टे डीबी चाहिए था, ठीक है, ए बट्टे ईसी चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं दे रखे हैं। तो बराबर नहीं दिखे तो एक चीज समझो, यहाँ पे ये किसके बराबर है, एक के बराबर है, और यहाँ पे ये भी तो इसके एक के ही बराबर है। अगर एक के बराबर ये है और एक के बराबर ये है, तो फिर ये आपस में, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब ये है ना, क्योंकि ये एक के बराबर इतना, एक के बराबर इतना, तो फिर ये आपस में ये इतना। समझे कि नहीं समझे, तो एक व दो से क्या होगा, एक व दो से, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि एडी बट्टे डीबी बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में ए बट्टे ईसी के, ए ई बट्टे ईसी के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब ये हमें अनुपात तो मिल गया, जब हमें अनुपात मिलता है तो वहां पे क्या लगाते हैं, थेल्स विलोम। तो थेल्स प्रमेय का विलोम से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल सकते हैं, तो ये अनुपात क्या है, और बराबर है, और ये जो अनुपात आ रहा था किसकी वजह से आ रहा था, डीई की वजह से आ रहा था, इसलिए डीई समांतर होगी किसके, बीसी के।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। समझे कि नहीं समझे बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये लाना है, मैं क्या लाना है उस पर फोकस किया करो, ठीक है। तो जब भी आपको आज क्वेश्चन आसान लगेगा, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। तो बोल क्या रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, क्या है, एक समलंब है। और समलंब यानी कि क्या, एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज का कौन सा चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समझिए। समलंब चतुर्भुज होता है वो कैसा दिखता है, आपको पहले तो ये समझना होगा। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। कोई दो भुजाएं समांतर होंगी सिर्फ। तो जैसे तो मैंने आपके सामने अगर बनाऊं, तो ये जो आपको आकृति दिखाई दे रही है ना, ये तो ये जो आकृति है क्या है, समलंब चतुर्भुज है। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। इसको थोड़ा और ऐसे कर देते हैं बड़ा, ठीक है। तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें देखोगे तो ये दोनों आपको समांतर सी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये तो समांतर नहीं है, इनके बीच की दूरी तो एक बराबर नहीं है। इनके बीच की एक दूरी दूरी जो एक बराबर दिखाई आपको दे रही होगी। तो इनका एक जोड़ा ये क्या है, समांतर है, लेकिन ये समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका जिनकी किन्हीं दो आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो, उसे ही समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, चतुर्भुज चैप्टर है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब समझिए, अब इसने बोला है कि ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि ये जो समलंब है ए बी सी डी समलंब है, ठीक है। एक चीज बता दूं आपको, इनको भाई क्रम से ही लिखना, अगर आप क्रम से नहीं लिखोगे तो हो जाएगी गड़बड़, तो आपका कभी भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। ऐसा मत कर देना, कैसे, ध्यान से समझना कैसे, ऐसे मत कर देना कि ए बी फिर यहाँ से सी डी, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत कर देना भाई। या तो ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी बिंदु से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ए फिर बी फिर यहाँ पे आओगे सी फिर यहाँ पे आओगे डी, ऐसे लिखोगे। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो, ए यहाँ पे लिखा फिर बी यहाँ पे लिखोगे फिर सी यहाँ पे लिखोगे फिर डी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से क्रम से लिखते हैं, इस तरीके से क्रम से लिखना जरूरी है। क्रम से नहीं लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं इसको ले नहीं सकता, जो मैंने आकृति बनाई है उस हिसाब से मैं ए बी सी डी एक क्रम को नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि ए बी जो है समांतर दे रखी है डी सी, यानी किसके, और ये तो कहीं से भी समांतर नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं जो क्रम लूंगा कौन सा लूंगा, ए बी सी डी ये वाला लूंगा। तो ए बी सी डी यानी कि इसके समांतर दिखाई दे रही है, दे रही है, दे रही है। तो क्रम बहुत जरूरी है, अगर क्रम गड़बड़ हुआ तो आपका सवाल सिद्ध कभी नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये दोनों क्या दे रखी हैं भैया, समांतर दे रखी हैं, ओके। तथा इसके विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं, तो आमने सामने के शीर्षों को मिला दोगे तो वो क्या बनता है भैया, विकर्ण बनता है। ऐसे इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन जाएंगे, विकर्ण। तो ये दोनों क्या है, विकर्ण। विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये जो विकर्ण है प्रतिच्छेद यानी कि कहाँ पे काट रहे हैं, तो आप बोलो सर यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये जो बिंदु है क्या है, ओ है, क्या है, ओ है। तो दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है, तो ए ओ बट्टे बी ओ बराबर दर्शाना है सी ओ बट्टे डी ओ, इसके बराबर हमें दर्शाना, ठीक है। तो देखिए एक चीज समझिए यहाँ पे, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए जो पहले दिया है उसको लिख लो आप, दिया है, क्या दिया है हमें, देखो तुम्हें दिया है कि ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब दिया है, ठीक है। और इसमें ए बी जो है समांतर दे रखी है किसके भैया, डी सी के, ए बी समांतर दे रखी है डी सी के, तथा इसके विकर्ण ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लेंगे, तो हमें जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे
डी यू, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए एक चीज समझिए, यहाँ पे ए बी समांतर डी सी तो दे रखी है, लेकिन ए बी समांतर डी सी, लेकिन ये कहीं त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में समांतर दे रखी है क्या, नहीं ना। तो समांतर अगर त्रिभुज में दे रखा होता, ऐसे त्रिभुज में दे रखा होता, तो हम थेल्स प्रमेय से बोल सकते थे कि ये अनुपात बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो समांतर है ये त्रिभुज में है ही नहीं। मान लो ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें तो कोई समांतर है ही नहीं। अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें तो कोई समांतर है ही नहीं। अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें कोई समांतर है ही नहीं। अब ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें तो कोई समांतर है ही नहीं भैया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो गड़बड़ है कि नहीं। आप बोलो सर हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी रचना। क्या करनी पड़ेगी, हमें रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रचना क्या है, आओ समझो। तो हमें करनी पड़ेगी छोटी सी रचना। तो मैं क्या करता हूँ, ये बिंदु ओ से इस तरीके से, देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, बिंदु ओ से इस तरीके से आपको एक लाइन खींच लेनी है, जो कहाँ पे आ रही है, एडी पर आ रही है। कहाँ पे आ रही है, एडी पर आ रही है। ठीक है, एडी पर आ रही है। तो अब आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, ध्यान से समझना। तो मैंने ये जो लाइन खींची है, अगर ये ए बी समांतर है डीसी के, तो ये ओ मान लो यहाँ पे आ रही है, किस पे, ई पर, ई पर आ रही है। तो ओ ई बी समांतर होगी किसके, ए बी और डीसी के। किसके समांतर होगी ये, ए बी और डीसी के ही समांतर होगी, क्योंकि दो रेखा ये तो समांतर है। ठीक है, और इसमें एक और रेखा अगर आप इसके समांतर खींचो, तो ये आपस में तीनों क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। इतनी सी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। अब जब आपने रचना की, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है ओ ई, एक त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या आ गई है भैया, समांतर आ गई किसके, ओ ई समांतर आई किसके, डी सी के। किसके समांतर आ गई, डी सी के। ठीक है, अगर मैं डी सी के समांतर खींच दी यहाँ पे ओ ई। ठीक है, तो रचना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना में लिखेंगे ओ ई, ओ ई, ओ ई डीसी के समांतर खींचिए, समांतर खींची। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर इतनी सी बात हमें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब लिखेंगे इसकी उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो अब आप देखोगे, तो ये ओ ई समांतर है कौन से त्रिभुज में भैया, ए डी सी, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। तो इस वाले त्रिभुज में तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, एडीसी में। तो ई ओ समांतर है किसके, डीसी के। हमने अभी तो रचना की है। अगर ये समांतर है, तो हम थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम ये बोल सकते हैं, अगर ये समांतर है इसके, तो ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा बराबर होगा ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा इस त्रिभुज के। ठीक है, तो ए ओ बट्टे ओ सी, ये होगा। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, आप बोलोगे हाँ सर हम ये बोल सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आप बोलोगे सर हाँ इतनी सी बात हमें क्लियर है ना। तो ए ई बट्टे ई डी बराबर आ गया किसके, ए ओ बट्टे ओ सी के। ठीक है, क्लियर है ना, हाँ क्लियर है। अब एक चीज समझो, अब एक चीज ध्यान समझे ना, ये ओ ई जो है इस त्रिभुज में डीसी के समांतर है, डीसी के समांतर खींची, तो ये ओ ई अगर डीसी के समांतर है और ए बी और डीसी आपस में समांतर है, और ये इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर हो जाएगी, यानी कि तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। अब एक चीज समझो, ये जो है इसमें समांतर है ए बी के भी, ये किसके समांतर है भैया, ए बी के भी समांतर है। तो ये एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा, ये वाला, ये जो त्रिभुज है आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। अगर मैं इस त्रिभुज को निकालूं, तो आपको कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ये। और इसमें जो है ये ओ ई है। ठीक है, यानी कि ये त्रिभुज आपको ऐसा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसमें अभी तो ईओ समांतर होगी ए बी के, है ना।
तो लिखोगे यहाँ पे कौन सा त्रिभुज भैया, को त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD भी तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें अभी, तो क्यों ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है इसलिए। ठीक है, तो ABD में EO समांतर है AB के। ठीक है, तो जब समांतर है तो क्या लगाएंगे, थेल्स, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या बोलेंगे कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा ले लो, तो AE, ठीक है, बट्टे ED बराबर होगा BO बट्टे OD, BO बट्टे OD के। इतनी सी बात क्लियर है। आप बोलोगे सर हाँ इतनी सी बात हमें क्लियर है। यहाँ पे एक ही साइड के त्रिभुजों का यूज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। आप बोलोगे सर हाँ क्लियर है। अब एक चीज समझो आप, तो इसको मान लो नंबर 1, इसको मान लो नंबर 2। तो इसमें देखो AE बट्टे ED है, इसमें भी क्या है, AE बट्टे ED है, दोनों में AE बट्टे ED आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये फिर आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हो, 1 व 2 से कि ये दोनों आपस में क्या बराबर है, क्या है, बराबर। तो AO बट्टे OC, AO बट्टे OC बराबर है BO बट्टे OD के। इतनी सी बात क्लियर है। आप बोलोगे सर हाँ इतनी सी बात हमें क्लियर है। ठीक है, तो हमें लाना क्या है, हमें सिद्ध करना ये AO बट्टे BO, लेकिन यहाँ पे देखो तो AO बट्टे OC है, यहाँ पे देखोगे तो हमें लाना बराबर में CO बट्टे DO लाना था, लेकिन यहाँ पे BO बट्टे OD है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे एक काम करो, कैंची उड़ा कर लो, इसका इसमें कैंची उड़ा करो तो क्या आएगा, AO इंटू OD बराबर, इसका इसमें कैसे गुणा करोगे तो क्या आएगा, OC इंटू BO। अब आप अपनी मर्जी से इसको सुविधा अनुसार इधर से उधर भागों में ले जा सकते हो। ठीक है, अब देखो ऊपर तो चाहिए AO, इधर तो AO चाहिए, उधर से OC, नीचे क्या चाहिए BO, उधर से नीचे क्या चाहिए BO, तो उधर BO गुणा में है, इधर आएगा तो भैया भाग में आएगा। ठीक है, बराबर लगा दो, उधर क्या है OC, OC बचा क्योंकि हमें तो OC ही चाहिए, यानी कि CO OC की बात है। और नीचे क्या चाहिए OD, इधर OD गुणा में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा, यही तो लाना था। AO बट्टे BO बराबर OC बट्टे OD, यानी कि CO बट्टे OD, बात एक ही है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत थोड़ा बस इसमें रचना करनी है बस आपको, और यहाँ ध्यान रखना एक ही यहाँ पे एक रचना करके ये इसके समांतर है तो ये भी इसके समांतर होगी, और एक ही साइड के यानी कि इधर के यानी कि इस त्रिभुज को लेना और इस त्रिभुज को लेना। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। आप बोलोगे हाँ सर समझ आया, क्यों, उन्हीं त्रिभुज को ले सकते हैं भैया, उन दो त्रिभुज को ले सकते हैं जिनकी कोई एक साइड बराबर क्या हो, दोनों में कॉमन हो। जैसे एक चीज देख पा रहे हो, ये जो त्रिभुज लिया आपने, ठीक है, इसकी भुजा कौन सी, AD। ठीक है, ध्यान समझना AD। ठीक है, और ये जो त्रिभुज लिया इसमें भी वही भुजा है सेम AD, है कि नहीं है। तो इसलिए एक साइड तो कॉमन होनी चाहिए, तो एक साइड दोनों में कॉमन है, जब तो AE बट्टे EC का जो दोनों इस भुजा का जो अनुपात है AE बट्टे AD दोनों में देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जब ये कॉमन आया जब तो हम बोल पाए कि ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसे त्रिभुज लेना जिनमें कोई एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप ये त्रिभुज ले लो, ठीक है ना, और आप कोई और त्रिभुज ले लो जिसमें कॉमन ना हो, तो सवाल हल नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन है नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आसानी से क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बाकी एक बार और देखना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.2 के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, अब आपके सामने जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है। ठीक है, क्या है, उल्टा। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में समलंब बोला था, अब इसमें हमें समलंब सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान से लो, तो बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, कौन सा, इतने बजे तो बोला नहीं कौन सा है। ठीक है, के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO है। ठीक है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ABCD है वो एक समलंब है। ठीक है, तो पहले बना लेते चतुर्भुज, अब हमें ये सिद्ध करना है कि समलंब है, तो पहले समलंब भी बना लेंगे ना, क्या दिक्कत है।
तो हम क्या बना लेंगे भैया, एक समलंब ही बना लेंगे ताकि हम आसानी से अच्छे से काम कर पाए। तो मैंने बना लिया ए बी सी डी, क्या एक समलंब है, ठीक है। अब इसके विकर्ण जो है, इसके जो विकर्ण हैं बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, बिंदु ओ पर यहाँ पे प्रच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर है सी ओ बट्टे डी ओ के, ठीक है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी क्या है, समलंब है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है, जो दिया है उसको लिख लो, जो दिया है पहले तो उसको लिख लो। तो हमें दिया है क्या कि ए ओ बट्टे बी ओ बराबर दे रखा है सी ओ बट्टे डी ओ के, दे रखा है कि नहीं दे रखा है, अब बोलो हाँ हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हमें करनी पड़ेगी छोटी सी रचना, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 में की थी इसी प्रकार से इसमें करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पे ओ से एक रेखा खींचूंगा ए बी पे, एडी पे, ई ओई, ठीक है, ओई ओई मैंने एक रेखा खींची इस पे एडी पे, यहाँ पे। तो मैंने ये जो है इसके समांतर खींची है, किसके, डीसी के, किसके समांतर खींच ली मैंने, डीसी के समांतर खींची है। तो रचना में लिखूंगा मैं, रचना में क्या कि ओ ई डीसी के समांतर, डीसी के समांतर खींची, ठीक है। अगर ये डीसी के समांतर मैंने खींची है, ध्यान से सुनना, अब डीसी के अगर मैंने समांतर खींची है डीसी के, तो ये जो त्रिभुज है इसमें, तो ये इसके समांतर होगी, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, थेल्स प्रमेय से। होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ होगा। तो लिखिए, अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति में लिखेंगे क्या, उपपत्ति में लिखेंगे कौन सा त्रिभुज में है मैंने समांतर खींची है, तो ए डी सी में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। एडीसी में क्या, ओ ई समांतर डीसी, ये तो हमने रचना की है ना, रचना की है, ठीक है। ओ ई समांतर डीसी, मैंने डीसी के समांतर खींची है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते कि अगर समांतर है तो ये, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से मैं ये नहीं बोल सकता क्या, तो थेल्स प्रमेय से आप ये बोल सकते हो क्या कि ये जो त्रिभुज है इसका ऊपर का हिस्सा बट्टे नीचे का हिस्सा, यानी कि ए ई बट्टे ए ई बट्टे ई डी बराबर होगा ये वाला हिस्सा ए ओ बट्टे ओ सी के, ए ओ बट्टे ओ सी के, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ होगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब एक चीज समझो यहाँ पे क्या, अब एक चीज समझना यहाँ पे ध्यान से, हमें ये जो दे रखा है इसका भी तो यूज करना पड़ेगा, फालतू थोड़ी दे रखा है ये, तो इसका भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे भैया, देखो तो कुछ ऐसा देखो कि ये इसमें एओ बट्टे ओसी आ रहा है, क्या इसमें ए और ओसी है, हाँ है, लेकिन ये बट्टे में नहीं है, एओ और सीओ आपस बराबर दे रखे हैं लेकिन बट्टे में नहीं दे रखे। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ करके आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भैया कि ए ओ बट्टे, तो सी उधर गुणा में, इसको इधर ले आओ भाग में, इधर ये गुणा में, इसको उधर ले भगा दो भाग में, यानी कि इनको एक्सचेंज कर सकते हैं हम, इनको आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों भैया, देखो अगर आप इसको कैंची गुणा करोगे इसका इसमें, तो ए ओ इंटू डी ओ बराबर इसका इसमें करोगे तो बी ओ इंटू सी ओ आएगा। अब आप यहाँ पे ए ओ सी उधर ले आओ गुणा की भाग में, ठीक है, उधर क्या है बी ओ, इधर डी ओ इधर की, इधर गुणा की भाग में आ गई, तो वही तो आएगा ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, यानी कि आप आपस में ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, तो मैंने इसको ये बना दिया। अब ये जब आपने बनाया तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या, ये बन गया नंबर एक, ये बन गया नंबर दो। तो इसमें देखो तो ए ओ बट्टे ओ सी, इसमें भी ए ओ बट्टे ओ सी, इसमें ये इसके बराबर है, इसमें ये इसके बराबर है। तो अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर, तो ये और ये आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक व दो से, एक व दो से क्या कि ये इसमें आपस में बराबर है, तो ये यानी कि बी ओ बट्टे डी ओ बराबर हो जाएगा इसके ए ई बट्टे
ए बट्टे ईडी के, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई फायदा? अब देखो समझो, तो बीओ बट्टे डीओ बराबर ए बट्टे डीओ, तो ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये किन दो भुजाओं का अनुपात है? तो आप बोलोगे बीओ, ये वाला बीओ बट्टे डीओ, ये है, यही तो है। ठीक है, ए बट्टे ईडी, ए बट्टे ईडी, ए बट्टे ईडी, यानी इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात बराबर है, और ये जो दोनों भुजाएं किस त्रिभुज की हैं भैया? इस त्रिभुज की हैं, ए बी डी त्रिभुज की है ना, ए बी डी त्रिभुज की है। और ये जो अनुपात बराबर आ रहा है, और इनको बांट कौन रहा है? इनको बांटने वाले भुजा है ईओ। कौन सी भुजा है? ईओ। यानी कि ये त्रिभुज जो है, ध्यान से समझना, ये जो त्रिभुज है ए बी, ठीक है, डी, और इसमें ये भुजा जो है इन दोनों भुजाओं को क्या कर रही है? इन अनुपात में बांट रही है, इस अनुपात में, है ना, बीओ बट्टे ओडी बराबर ए बट्टे ईडी में बांट रही है। तो हमें पता चला कि ये भुजा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रही है, तो ये भुजा थेल्स प्रमेय के विलोम से इसके समांतर होगी। किसके समांतर होगी? ईओ समांतर होगी ए बी के। तो हमें ये बोल सकते हैं ना, थेल्स थेल्स विलोम से हम क्या बोल सकते हैं कि ईओ समांतर होगी किसके? ईओ समांतर होगी किसके भैया? ए बी के। होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ सर होगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि ईओ समांतर है, ये वाली समांतर है ए बी के। ध्यान से भाई ना, हमने बस डीसी के समांतर मानी थी, उसने तो बोला ही नहीं था ये समलंब है। अगर ये बोल देता कि समलंब है तो ए बी समांतर हो जाता डीसी। हमें तो सिद्ध करना था, तो हम दोनों का यूज नहीं कर सकते थे ना। जो चीज हमें सिद्ध करनी है वो यूज क्यों करेंगे भाई? तो हमें पता चलेगा कि ईओ समांतर है एबी के और ईओ समांतर है डीसी के, क्योंकि ईओ हमने जो है या ओई बोलो, हमने तो डीसी के समांतर मानी थी। देखो हमने ध्यान से इसको उठाओ अब, तो अतः लिखेंगे, अतः अतः हमने माना था कि ये ओई बोलो या ईओ, ईओ हमने माना था कि ईओ समांतर है डीसी के, हमने ये माना था। और और आया क्या है? ईओ समांतर एबी ले आए हम। ठीक है, देखो ईओ समांतर है डीसी के और ईओ ही समांतर है एबी के। ईओ समांतर है डीसी के और ईओ ही समांतर है एबी के। अगर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये फिर आपस में समांतर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, ये भी तो आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर। अतः ईओ समांतर है डीसी के, ईओ समांतर है एबी के, फिर ये डीसी और एबी तो आपस में क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। इसलिए 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 डीसी समांतर हो जाएगा एबी के, यानी कि ये भुजा समांतर आ गई एबी के। आगे कि नहीं आ गई? ठीक है, तो अगर किन्हीं दो भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो जाता है, जैसे यहाँ पे डीसी और एबी समांतर हो गया है, तो वो क्या कर बनाता है? समलंब बनता है। क्या बनता है? समलंब। तो इसलिए डीसी समांतर है एबी के, तो यह यह चतुर्भुज, अब तो चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है? समलंब है। बस इतना सा करना है। तो हमें ये दोनों भुजाएं यानी कि डीसी एबी के समांतर सिद्ध करनी थी। अब वो कैसे समांतर होगी? हमने माना था ईओ समांतर है डीसी के, फिर हम ले आए कि ईओ समांतर है एबी के, ईओ एबी के भी समांतर है, हमने ये कर दिया। अब ये इसके समांतर है, वो इसके समांतर, तो फिर ये भी आपस में समांतर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो फिर क्या है? इसका मतलब दो भुजाएं समांतर होगी चतुर्भुज की, तो इसका समलंब होगा। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है एक दो बार। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे? तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, और आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। हमने प्रश्नावली 6.2 को भली भांति जो है क्लियर खत्म कर लिया है। अब इसके बच्चे उदाहरण, तो अगली क्लास में उदाहरणों को भी क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।